देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या वो प्राइवेट ट्रेड या कोई और एम्प्लॉयमेंट में काम कर सकता है गवर्नमेंट जॉब के अलावा, ऑफिस ड्यूटी के अलावा? क्या वो कोई और काम कर सकता है? ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक दो तरीके की इनकम होती है। एक तो होता है कि एक आदमी है, उसका 100 रुपये इनकम है और उसका ख़र्चा अगर 120 रुपये हो रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब से अगर उसका काम नहीं चल रहा है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा कहीं से कमाने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने ख़र्चा है वो मेंटेन कर सके। एक आदमी है, उसका 100 रुपये इनकम है और वो ख़र्चा उसका 80 रुपये है, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब से उसका काम चल रहा है, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, तो वो अदर सोर्स से इनकम करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर एक आदमी है, वो चाहता है कि वो अदर सोर्स से इनकम जनरेट करे ताकि उसका बच्चों का या उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी हो सके। लेकिन अगर आपके उस काम करने की वजह से आपका जो गवर्नमेंट एक्टिविटी है, जो गवर्नमेंट में जो आप काम कर रहे हैं, उसका एफिशिएंसी आपका लो हो रहा है, आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं जिस काम करने की वजह से आप जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी लो हो रहा है, या उस गवर्नमेंट जॉब से कोई कनेक्शन है या उस गवर्नमेंट जॉब पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो इस तरीके के काम करने की परमिशन आपको नहीं दी जाती है। बाकी हम रूल के हिसाब से देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसकी आप परमिशन ले सकते हैं, किसकी आप परमिशन नहीं ले सकते, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये सारा जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 में, यानी 1964 में बनाया गया था। अभी देखिए, 1964 में ये रूल बनाया गया है। अब कई लोगों का मानना ये है कि क्या यूट्यूब से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो 1964 में आया नहीं था, और यूट्यूब से जो इनकम आप जनरेट कर रहे हो, और जैसे ऑनलाइन टीचिंग करके या किसी भी तरीके से आप जनरेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखें तो ये रूल बना है 1964 में, और यूट्यूब आया है आपका 14 फरवरी 2005 को। तो मतलब इसमें यूट्यूब के हिसाब से अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप पढ़ाते हैं, 1-2 घंटे पढ़ाते हैं या कुछ पढ़ाते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, और यूट्यूब को क्या बिज़नेस कैटेगरी में माना गया है? वैसे तो बिज़नेस कैटेगरी में माना गया है, लेकिन ये रूल है 1964 का, यूट्यूब आया 2005 में। तो हो सकता है कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इस रूल के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए। वो कभी सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो बाद में डिसाइड करेगा। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें रूल में 1964 के अकॉर्डिंग क्या रूल दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, इंटरफेयर करता है चीज़ों को, समय के अनुसार जिस चीज़ें बदलती हैं तो रूल में भी वो चेंज करता है, मतलब वो डिसाइड करता है। जब भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास में जाती है तो वो डिसाइड करता है कि हाँ, कौन सी चीज़ है, उसमें कौन से रूल में क्या चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, एथिकल चीज़ लगती है, ऑथेंटिक चीज़ लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी केस बाय केस क्या है, अपना अमेंडमेंट देता है, अपना जो डिसीजन है वो सुनाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट की। ये रूल 15 में दिया हुआ है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि क्या प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट कर सकता है गवर्नमेंट जॉब वाला। तो इसमें रूल नंबर 15 के 1 में हम देखें, जॉइनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड नॉर्म्स ऑफिस आवर, मतलब जो भी उसके ऑफिस आवर है उसके अलावा क्या वो बाहर कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकता है टीचिंग के लिए या और किसी काम से। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, इट हैज़ बीन बॉट टू द नोटिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दैट सर्टेन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट do not permit member of their staff belonging to these communities to join educational institution outside the normal office hour। मतलब कुछ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि आपको परमिशन नहीं देते हैं इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की। जबकि दूसरे केस में हम देखें, दूसरे केस में क्या देखा गया है, एज द मिनिस्ट्रीज आर अवेयर इट वाज प्रपोज्ड इन द मिनिस्ट्री। ये रूल है, इसमें 3 मई 1952 को
ये प्रपोज किया गया था, रिप्रोड्यूस नहीं किया गया, प्रपोज किया गया था। टू इश्यू द जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट, द रिप्लाइज रिसीव्ड on that OM however revealed that while some department found that efficiency was suffering on account of government servant attending a regular course of study for university degree even outside office hour, a great majority of the ministries was able to permit their employee to pursue such studies without detriment to official duties, and no serious problem has been created in most of the department by government servant joining educational institution। मतलब कुछ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के ऐसे हैं कि आप बाहर को ज्वाइन करते हैं तो उनको डिपार्टमेंट को परमिशन मतलब प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका एफिशिएंसी डाउन होता है, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर उनके एफिशिएंसी पर कुछ अफेक्ट उसका नहीं पड़ता है। जो आप बाहर जहाँ काम करते हैं उसका उनकी एफिशिएंसी आपकी गवर्नमेंट ड्यूटी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर उस डिपार्टमेंट को हो सकता है वो डिपार्टमेंट आपको परमिशन दे दे, जबकि जिस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ रहा है वो डिपार्टमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। ठीक है, दूसरा हम देखें, इट वाज देयरफॉर नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी टू इश्यू एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑन दिस सब्जेक्ट। इसलिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम इस पर नहीं दे सकते हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं दे सकते। ऑर्डिनरली देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन टू दी परस्यूट ऑफ नॉलेज बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन दियर लेक्चर हावर। मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कोई नॉलेज अचीव कर रहे हैं, आपके फ्री टाइम में आप कोई नॉलेज अचीव कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जनरली गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो नॉलेज अचीव करने की वजह से अगर गवर्नमेंट का एफिशिएंसी, आपका ऑफिस का एफिशिएंसी कम हो रहा है तो गवर्नमेंट है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बट दिस मस्ट बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच परस्यूट डज इट नो वे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉर दियर एफिशिएंसी। मतलब उनका एफिशिएंसी है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। Wherever found necessary that the administration authority may require that government servant under their control should take her prior permission to before joining institution or course of study for university degree as the joining of educational institution involve advance commitment about the attendance at a specific hour and absenteeism from duty during the period of examination. Ordinary permission to be granted, but with the view of summary dealing with the case where it is noticed that the government servant has been neglecting his duties for sake of his studies। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट स्टडी की वजह से ड्यूटी को नेगलेक्ट कर रहा है, कई जगह पर ऐसा देखा जाता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। एक कंडीशन में भी अटैच्ड सेइंग दैट द परमिशन में बी विड्रॉ इन एनी मोमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। मतलब जो परमिशन आपको दी गई है, अगर आप स्टडी की वजह से गवर्नमेंट ड्यूटी को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो जो आपको परमिशन दी गई है उस परमिशन को आपसे वापस लिया जा सकता है बिना किसी रीज़न के, बिना कोई आपको रीज़न बताए उस परमिशन को वापस आपसे लिया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप स्टडी के चक्कर में आप गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो एफिशिएंसी है वो डाउन कर रहे हैं, तो आपसे वो परमिशन है वो वापस ले सकती है। दिस विल ऑफ कोर्स बी विदाउट प्रेजुडिस और एनी डिपार्टमेंट एक्शन बीइंग टेकन वेयर वर विड्रॉन ऑफ परमिशन इज़ नॉट कंसिडर्ड एडिक्वेट। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा एक्शन लिया गया है तो गवर्नमेंट को ये खुद डिसाइड करेगी कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें थर्ड नंबर में, गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग टू SC/ST ट्राइब मे बी अलाउड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटी सब्जेक्ट टू पॉलिसी स्टेटस। मतलब SC/ST का अगर कैंडिडेट है तो उसको फुल एडवांटेज ले सकता है एजुकेशनल फैसिलिटी का, जो भी पॉलिसी ऊपर दी गई है उसमें फुल SC/ST का कैंडिडेट है तो उसको फुल एडवांटेज है, फुल अलाउड है कि वो मतलब जा सकता है। तीसरा हम देखें, दीज इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन इश्यूड विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सो फार एज पर्सन सर्विंग अंडर हिम आर कंसर्न्ड। ठीक है, तो ये 1955 का रूल है। उसके बाद में हम देखें
1A रूल 1 में रूल नंबर 15 के 1A में क्या दिया गया है, पीरियड ऑफ टेन्यूर ऑफ द ऑफिशियल शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग परमिशन। जब परमिशन दी जाती है तो उसको काउंट किया जाएगा, ऑफिशियल ड्यूटी में काउंट किया जाएगा, या पीरियड है टेन्यूर है उसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। कैसे काउंट करेंगे यहाँ पर हम देखें, देखिए, इट इज़ clarified for information and compliance by the Ministry of Finance that while taking into account of various administrative consideration in dealing upon the request for the permission to attend course of study outside his office hour, the period of tenure of a government servant concerned should be taken into account so that the ordinary course occasion don't arise to ask the extension of tenure to cover the period of course attended by him, which may be continue beyond the expiry of tenure. Should be case of permission to tenure officer to join educational course, the competition of should be required to extension of the tenure office concerned come up with the consideration of department may please to be consulted before the permission granted. नेक्स्ट हम देखें, पार्टिसिपेशन इन दी श्रमदान जो श्रमदान होती है, श्रमदान करते हैं, श्रमदान एक्टिविटी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और भारत सेवक समाज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा श्रमदान एक्टिविटी अगर कहीं की जा रही है तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन वाज रेज्ड रिसेंटली whether the government servant can be permitted to participate in Shramdan drive organized by the state government with the object of enabling the participation to devote some time and labor in furthering of the object and work for public utility. Participation of government servant in such activity in his spare time is not only ऑब्जेक्शनेबल बट इवन वेलकम सब्जेक्ट, मतलब ये इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है, इसको सराहा जाता है। अगर इस तरीके की एक्टिविटी में आप पार्ट करते हैं तो आपको सराहा जाता है, ना कि इसका ऑब्जेक्शन किया जाता है। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स द कंसिडरेशन ऑफ सच एक्टिविटी डज नॉट इंटरफेयर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी है, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, उसको इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। It is the fact considered desirable that the government servants should be encouraged to participate in such activities so long as official duties of employment concerned are not unduly interfered with. The Ministry of Finance etc. has requested to inform the department and officer under them accordingly. It should be, however, it is made clear that these instructions apply only the activity organized by the government department और भारत समाज सेवा, नॉट बाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरीके की एक्टिविटी की जा रही है तो वहाँ पर आपको भाग नहीं लेना है, आपको सिर्फ गवर्नमेंट ने अगर इस तरीके की एक्टिविटी करवा रही है तभी आप भाग ले सकते हैं, और उसका आपके जो ऑफिशियल आप ड्यूटी कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप उसमें भाग ले सकते हैं, अन्यथा आप भाग नहीं ले सकते। अभी आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये रूल 15 का थर्ड क्या कहता है, परमिशन टू पार्टिसिपेट इन AIR प्रोग्राम एंड रिसीव ऑनरियम, मतलब AIR प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं क्या, गवर्नमेंट का ही होता है AIR प्रोग्राम जो कि रेडियो FM पे होता है। ए रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफिस मेमोरेंडम, ये नंबर है जो कि 1947 में पास हुआ था। सब्जेक्ट मेंशन अबव नॉट रिप्रोड्यूस विद द इश्यू ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1955। गवर्नमेंट servant are now not required to obtain any sanction to broadcast of All India Radio if such broadcasts are purely literary. Not required to obtain any sanction, मतलब उनको कुछ भी सेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो लिटरेसी के लिए है, प्योरली लिटरेरी, आर्टिस्ट और साइंटिफिक नेचर का है। In such cases, the onus of ensuring that the broadcast are such a character rest on the government servant concerned, मतलब गवर्नमेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन है however arising whether the permission of competent authority now necessary to purpose of acceptance of ornament under the
government servant such case the matter has been considered by the Ministry of consultation with the Ministry of Finance and Information Broadcasting. It has been decided that such case there is no sanction is required to such broadcast. No permission is necessary for government servant to receive the ऑनर. मतलब वहाँ पर कोई सम्मान मिल रहा है तो उसके लिए भी उनको कोई परमिशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. मतलब गवर्नमेंट की एक्टिविटी है उससे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. साइंटिफिक नेचर में होना चाहिए, एजुकेशनल पर्पज़ में होना चाहिए, प्योरली लिटरेसी पर्पज़ में होना चाहिए. दिस ऑर्डर हैज़ बीन इशूड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द Comptroller and Auditor General and are applicable to employ to the Indian Audit and Account Department also. Next है acceptance of part-time employment, examinership of examination paper set by the recognized university. मतलब कोई recognized university के द्वारा आपसे पेपर सेट करवाया जा रहा है या आपसे पेपर चेक करवाया जा रहा है, क्या उसमें आप पार्ट टाइम आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. It is fault that the officer of examination are generally casual nature of occurring once or twice a year in for few days when the answer book etc may be evaluated. There is no serious objection to giving permission in such case. मतलब ऐसे केस में क्योंकि साल में एक दो बार ही काम पड़ता है तो ऐसे केस में आपको परमिशन मिल जाती है, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है. नेक्स्ट देखें, पार्ट टाइम आप लेक्चरशिप कर रहे हैं तो क्या आपको परमिशन मिलेगी. मतलब कहीं पे आप पार्ट टाइम पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या परमिशन मिलेगी. पार्ट टाइम लेक्चरशिप अमाउंट टू रेगुलर रिम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशनल अट्रैक्टिंग नीड टू सेंशन अंडर दी सप्लीमेंट्री रूल नंबर 11. तो रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेंशन लग सकता है, आपको रोक लगाई जा सकती है. देखिए, एक क्वेश्चन हैज़ बीन रेज्ड वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज परमिटेड अंडर SR 11 सप्लीमेंट्री. तो ये रूल SR 11 में बताया गया है. सप्लीमेंट्री टू अंडरटेक ए पार्ट टाइम जॉब इन लेक्चरशिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आल्सो ऑब्टेन सेंशन टू द गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ रूल नंबर 12 ऑफ द सेंट्रल सिविल कंडक्ट रूल 1955, जो कि अभी रूल नंबर 1915 है. बिफोर एक्सेप्टिंग दिस असाइनमेंट, मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. इस तरीके का अगर असाइनमेंट आप कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट आपको परमिशन दे सकती है. ठीक है, अगर गवर्नमेंट की एक्टिविटी में उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको परमिशन यहाँ पर मिल सकती है. नेक्स्ट हम देखें, इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विथ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दैट द पावर डेलीगेटेड अंडर द SR 11 शुड ओनली बी एक्सरसाइज्ड इन केस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडरटेक टू परफॉर्म सम वर्क ऑफ कैजुअल और ओकेजनल नेचर बट वेयर दी वर्क डन इज इन नेचर ऑफ द रेगुलर. मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो कैजुअल कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं, मतलब कभी कभी काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप उस काम को रेगुलर कर रहे हैं. अगर रेगुलर आप उस काम को कर रहे हैं तो उससे एफिशिएंसी है गवर्नमेंट की डाउन हो सकती है, तो आप कर सकते हैं. बट वेयर दी वर्क डन इज नेचर ऑफ द रेगुलर एंड रिम्यूनरेशन ऑक्यूपेशन, मतलब आपसे उसको पैसा भी आपको मिल रहा है. कंडक्ट रूल 12 नाउ रूल 15 है, विल बी अट्रैक्ट एंड सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट विल बी नेसेसरी. मतलब गवर्नमेंट से सेंशन आपको काम को, अगर रेगुलर आप काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना ज़रूरी है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम लेक्चरशिप इन केस ऑफ रेफर टू द रिगार्डेड एज रेगुलर रेम्यूनरेशन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर द सेंशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर कंडक्ट रूल 12. तो रूल 12 है उसके अकॉर्डिंग, जो कि अभी वर्तमान में रूल 15 है, तो इसके अकॉर्डिंग चाहे आप कैजुअल लेक्चरशिप दे रहे हैं या आप कभी कभी लेक्चरशिप दे रहे हैं या आप रेगुलर लेक्चरशिप दे रहे हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना ज़रूरी है. क्योंकि गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी कि आपके लेक्चरशिप से क्या ऑफिस का ड्यूटी और जो आप ड्यूटी कर रहे हैं उस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है. अगर डिस्टर्ब हो रही है तो हो सकता है गवर्नमेंट परमिशन ना दें, बाकी गवर्नमेंट परमिशन दे सकता है, मतलब सेंशन कर सकता है. ठीक है. एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर ऑफिस आवर ऑर्डिनरी नॉट टू बी अलाउड, मतलब जनरली अलाउ नहीं किया जाता है. ऑफिस आवर के बाद में आप अगर कोई और काम कर रहे हैं कहीं पे जा कर के तो ये गवर्नमेंट में अलाउ नहीं है. आप क्योंकि आप अपना रेस्ट आवर बर्बाद कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी लो होगी और इसकी वजह से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है वो डाउन होगी. तो इसको हम देख लेते हैं क्या है इसमें. ठीक है.
Acceptance of part-time employment of government servant after office hours ordinary not to be allowed. Instances have been come to notice in the which government servant have been allowed to accept regular part-time employment in other government. क्या दूसरी गवर्नमेंट में वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, या कोई सेमी गवर्नमेंट में काम कर सकता है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो काम कर सकता है क्या? जो परमानेंट में काम कर रहा है वो और जगह भी काम कर सकता है क्या? सच एम्प्लॉयमेंट इवन दो इट इज़ आउटसाइड ऑफिस आवर, चाहे वो ऑफिस आवर के बाहर हो, लेकिन ऐसे एम्प्लॉयमेंट इन कॉन्ट्रेरी टू दी पार्टिसिपेट involved in rule number 12 of Central Service Conduct Rule 1955, now rule number 15, prohibiting engagement in any trade or undertaking any employment by government servant other than his public duties. मतलब वो रोकता है कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, आप इस तरीके का ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का आप एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, पब्लिक ड्यूटीज़ के अलावा आप इस तरीके का एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं. इट में रिजल्ट इन सम डेटोरिएशन इन हिज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी में से क्या है बदलाव होगा. बिकॉज इट डज पार्ट टाइम वर्क इन एडिशन टू हिज फुल वर्किंग आवर्स इन हिज ऑफिस. मतलब ऑफिस में वो उसने फुल वर्किंग आवर किया और उसके बाद में पार्ट टाइम काम करेगा तो उसकी की एफिशिएंसी कम होगी क्योंकि उसका रेस्ट कंप्लीट यहाँ पर नहीं होगा. ही मे नॉट गेट सफिशेंट टाइम ऑफ रेस्ट एंड रिक्रिएशन एंड विल देयरफॉर be unable to give undivided attention to his work even during office hour. मतलब ऑफिस आवर में वो एफिशिएंसी नहीं दिखा सकता जो वो रेस्ट लेकर के एफिशिएंसी दिखाने वाला था. मोर ओवर सच पार्ट टाइम वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट लीड जनरली डिप्राइविंग अनएम्प्लॉयमेंट पीपल ऑफ वर्क विच दे वुड अदरवाइज हैव गॉट. मतलब जो काम वो दूसरा भी इसमें सिचुएशन है कि जो पार्ट टाइम काम वो कर रहे हैं वो पार्ट टाइम काम किसी और को मिलता जो कि इन गवर्नमेंट जॉब के पार्ट टाइम काम करने की वजह से वो नहीं मिल पा रहा है. तो ये भी एक इश्यू है. मतलब ये सिचुएशन भी आपको देखना है कि ये वाला काम है वो कोई और करता, तो वो भी आपको देखना है. ठीक है, कि इसलिए आपको ये परमिशन नहीं देगी. एक तो रेस्ट एफिशिएंसी और बाकी दूसरे का काम आप खा रहे हैं तो उसकी वजह से परमिशन नहीं दी जाएगी. नेक्स्ट हम देखें, हैविंग रिगार्ड टू ऑल दीज कंसिडरेशन इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट while the competent authority may permit a government servant under SR 11 to undertake work of casual or occasional character, and all time government servant should not ordinarily be allowed to accept any part-time employment whether under government or elsewhere, even though such employment may be after working hour office hour. मतलब इस तरीके का परमिशन आपको नहीं दी जाएगी किसी भी तरीके से. ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी भी अलाउड, मतलब जनरली आपको अलाउड नहीं किया जाएगा. चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, चाहे आप कैजुअल जा रहे हो, चाहे किसी तरीके से जा रहे हो, आपको अलाउड नहीं किया जाएगा जनरली. इन रेयर केस में क्या हो सकता है? इन रेयर केस वेयर इट इज़ प्रपोज टू गिव परमिशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू एक्सेप्ट पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रायर सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड. अगर कोई रेयर केस है जिसमें उसको परमिशन दी जानी चाहिए तो रेयर केस की कंडीशन में उसको परमिशन दिया जा सकता है, लेकिन उसको प्रायर सेंशन यहाँ पर लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से सेंशन लेना पड़ेगा. इन दिस कनेक्शन और रेफरेंस टू आल्सो इन्वाइटेड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिस मेमोरेंडम 13 सितंबर 1958 में ये बताया गया है, जिसमें डिसीजन नंबर 6 में ये बताया गया है कि रेयर केस में इस तरीके की परमिशन आपको दी जा सकती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, इन सो फार एज द परमिशन सर्विंग द ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट आर कंसर्न दीज ऑर्डर हैज़ बीन इशूड आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. नेक्स्ट हम देखें, रूल नंबर 7 क्या कहता है? इन्फोर्समेंट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट कैनवासिंग बाई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी एंड कमीशन एजेंसी owned और मैनेज्ड बाई मेंबर ऑफ हिज फैमिली. मतलब कैनवास आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप कोई बिजनेस को कैनवास कर रहे हैं, कोई एजेंसी को आप कैनवास कर रहे हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कैनवास कर रहे हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया गया है. क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है? देखिए, सब रूल 1 ऑफ रूल नंबर 12 ऑफ द सेंट्रल
कंडक्ट रूल 1955, जो कि अभी रूल नंबर 15 है, इंटर एलाई लेज डाउन दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विथ द प्रीवियस सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस अंडरटेकिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। मतलब बिना परमिशन के आपको किसी भी ट्रेड और इनडायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको उसमें भाग नहीं लेना है। इट हैज़ बीन फर्दर एम्फेसाइज्ड इन द एक्सप्लेनर देयर अंडर दी that canvassing by the government servant in support of business, insurance agency, commission agency, etc. owned by, managed by government, his wife, any other member of his family shall be deemed to be breach of sub रूल। मतलब आप चाहे आपकी फैमिली काम कर रही हो उस कंपनी में, या आपकी वाइफ काम कर रही हो, या आप कुछ काम कर रहे हो, बिना परमिशन को आपको इस तरीके का ट्रेड एक्टिविटी में भाग आपको नहीं लेना है। In spite of specific provision in this rule, during the past 2 years, quite a number of the case has been reported in special police establishment in which the government servant have been found carrying on life insurance business on their own or in the name of the wives or dependent। मतलब यहाँ पर इस रूल में स्पेसिफिक प्रोविज़न दिया गया है, इन स्पाइट ऑफ स्पेसिफिक प्रोविज़न इन दिस रूल, मतलब रूल में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, फिर भी पिछले 2 सालों में ये देखा गया है बहुत सारे केस ऐसे हैं जो यहाँ पर स्पेशल पुलिस स्टेबलाइजमेंट में रिपोर्ट किए गए हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो या तो खुद लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर उनके नाम पर, खुद के नाम पर या वाइफ के नाम पर या फैमिली वालों के नाम पर वो बिजनेस कर रहे हैं। इट अपीयर दैट गवर्नमेंट सर्वेंट हैव आइदर नॉट realized the full importance of above rule or are willingly ignore it। या तो हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है वो या तो इस रूल को फुल्ली रियलाइज नहीं कर रहा है या फिर इस रूल को वो इग्नोर कर रहा है। दिस रूल शुड देयरफॉर बी ब्रॉट टू बी नोटिस इन ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ WHS एंड इम्पोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्विंग द रूल इम्प्रेस्ड ऑन देम। मतलब इस रूल को सिखाया जाए, बताया जाए कि इस तरीके की एक्टिविटी तो आपके गवर्नमेंट में काम करने वाले कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, वो आपको देखना है। फिर है ज्वाइनिंग ऑफ सिविल डिफेंस सर्विस परमिसेबल। इंक्वायरीज हैव बीन मेड वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड इन द ऑफिस एंड स्टेबलाइज्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड एल्सवेयर शुड बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटरी इन द सिविल डिफेंस सर्विस। दीज वॉलंटरी हैव टू प्ले an important and useful role in the lives of citizen। मतलब हम कह सकते हैं the ministry are therefore request to permit the government servant working under them to join this service, also provide them necessary facility to this purpose। Such of the government servant are holding key post and who cannot be released during the emergency need not be permitted to join the services। As far as possible, it is investigate that the normal period of training should be outside office hour। However, in emergency, a government servant who is enrolled as a member of the civil defense is required under the CD common यहाँ पर सर्विस का कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल 1962 to perform any duties or function during office hour। The period of absence shall be treated as special casual leave and the government servant considered to be permitted to receive a addition in their civil pay। Such allowance may be prescribed in the under the Civil Defence Rule 1962। In orders are not applicable to government servant desired to join civil defence organization in whole part-time basis। Such government servants should be sent on the deputation basis if they are permanent, and other individual case may be examined on merit। As regard of employment, semi-government organized and public undertaken, the Ministry of Finance are request is there is no objection to take action on the above lines respect to the underlying under their control। नेक्स्ट हम देखें मेडिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम परमिशन टू बी गिवन ओनली दोज होल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। मतलब मेडिकल प्रैक्टिस का परमिशन आपको दिया जा सकता है अगर आपके पास में क्वालिफ़िकेशन है तो आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए ही जो गवर्नमेंट डॉक्टर रहते हैं उनको परमिशन रहता है
प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा कर के मेडिकल प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास में, क्योंकि वो पब्लिक की हेल्थ के लिए है, तो आपको परमिशन रहेगा, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफ़िकेशन है, तो आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडर द कंसिडरेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रैक्टिस मेडिसिन ऑन प्योरली चैरिटेबल बेसिस ड्यूरिंग दियर स्पेयर टाइम। चैरिटेबल बेसिस पे ही उनको ये परमिशन है, कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं है यहाँ पर। सिंस सच प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बाई unqualified or untrained person will be harmful to community, it has been decided that the permission to central government servant to undertake practice in any system of medicine should not be granted unless they hold recognized qualification। मतलब उनके पास अगर प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अनक्वालिफाइड और अनट्रेंड पर्सन है वो कम्युनिटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ओनली पर्सन होल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एनी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन एंड रजिस्टर्ड अंडर द रिलीवेंट लॉ एंड फोर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कंसर्न शुड बी अलाउड टू अंडरटेक मेडिकल प्रैक्टिस। हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ग्रांट द रिक्वायर्ड परमिशन प्रोवाइडेड द प्रैक्टिस टू अंडरटेक ड्यूरिंग स्पेयर टाइम ओनली प्योरली चैरिटेबल बेसिस विदाउट डेट्रीमेंटल द ऑफिस ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न। मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी पर कुछ उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट परमिशन यहाँ पर दे सकती है मेडिकल प्रैक्टिस करने की, लेकिन चैरिटेबल बेसिस पे ही। पास्ट केसेज इफ एनी विच परमिशन हैज़ बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू अंडरटेक मेडिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग दियर स्पेयर टाइम मे बी रिव्यूड इन द लाइट ऑफ अबव डिसीजन। It has been person of the Indian Audit and Account Department concerned. These orders issued in the consultation with the Controller and Auditor General of India. Next हम देखें Commercial Employment Negotiation for While in Service। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एंड नेगोशिएशन फॉर व्हाइल इन सर्विस में हम देखें कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट क्या करता है और नेगोशिएशन फॉर व्हाइल इन सर्विस में हम देखें इंस्टेंस हैव बीन टू नोटिस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंटर इनटू नेगोशिएशन विथ प्राइवेट फर्म्स टू सिक्योर कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इवन व्हाइल दे आर इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट। A government servant is under an obligation to devote his energies while heartily to the performance of his duties and not to divide his attention। यहाँ पर हम देखें कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशन फॉर और व्हाइल इन सर्विस, तो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट कर सकता है क्या, वो हम देखें। देखिए इंस्टेंस हैज बीन कम नोटिस दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट एंटर इनटू नेगोशिएशन विथ प्राइवेट फर्म्स टू सिक्योर कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इवन while they are in service under the government। A government servant is under the obligation to devote his energies wholeheartedly to performance of his duties, not to divide his attention and effort in the search of employment elsewhere। It is moreover likely that the initiating such negotiation, the government servant may in some measures utilize his official position or official position of his friend and colleagues to further in his interest or securing commercial employment or any rate give reason for the imprison that they might be done so। It has been therefore had decided no government servant should be negotiate for commercial employment without obtaining prior permission to the head of department if he has been government servant serving in Ministry of Department of the Government of India Class A officer serving in office under the control of Ministry of Department Administration। It has been further decided that such permission not be given unless there are any special reason for doing so। मतलब कोई ऐसा स्पेशल रीज़न नहीं है वो काम को करने का, तो ऐसी परमिशन आपको नहीं दी जाएगी, कॉमर्शियल नेगोशिएशन या एक्टिविटी करने की परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखें इंसेंटिव टू गवर्नमेंट सर्वेंट, incentive to central government servant who are member of ST Zone Ambulance Brigade under the Ministry of Home Affairs। देखिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर 31 मई 1949 जो कि नॉट रिप्रोड्यूस है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट में
be suitable case the permitted by the head of department concerned to enroll themselves as a member of ST Zone Ambulance Brigade and to receive necessary training subject to condition that the grant of permission of such case not be interfered with the efficient discharge of his official duty by the government servant concerned in regard that the treatment of the absence of the government servant from duty while receiving training. It has been declared that in case when the government servant who may be permitted to join the brigade and require the extent such leave is not due and special casual leave, the question has been allowed to government servant who are member of the brigade and who are detailed for duty by the brigade on the first aid organized by them in fair and importance occasion. It has been receiving attention the government of India some time. It has been decided that the special casual leave not be exceeding 3 days per annum allowed to government servant who are member of the brigade to cover the absence of any special duty that may assign to them by brigade, provided that such duties performing during the office hour or on working day. If the duties to perform extend only half day special casual leave should be allowed. नेक्स्ट है सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंट एक्शन अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट एकोमोडेशन को सबलेट कर रहा है तो वहाँ पर डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है। ठीक है, while government servants are found guilty of letting out the accommodation allotted to them by Directorate of State, action is taken against them under the provision of allotment of government residence General Pool on India Rules 1963. The question whether any department disciplinary action may be taken against such employment apart from the action taken against them under the allotment rule, it has been considered carefully. It has been decided that in all cases whether the government servant has been found guilty to letting out the government residential accommodation allotted to him or her, Directorate of State will intimate to the administration authority concerning the details of the case and action taken against the employment under the allotment rule. The concerned disciplinary authority, after considering the fact that the case has been suitable and departmental disciplinary action under the rule imposement of suitable penalty for ground of the unbecoming conduct of government servant involving the violation of Rule 3(1)(3) of the CSS Conduct Rule 1964, any other similar rule governing them. Similarly, the disciplinary action may be taken those cases where the accommodation is questioned and controlled by the other than Director of State. Next है canvassing in support of business owned or managed by member of family. Under Rule 15(1)(d) of CSS Code of Conduct Rule 1964, no government servant shall be, except with previous sanction of the government, canvass in support of any business or insurance agency, commission, etc., owned or managed by member or his family. Sub Rule 3rd. And further provided that every government servant shall report to the government if any member of his family engaged in trade or business or owns, manage an insurance agency or commission agency. मतलब कोई कमीशन एजेंसी या इंश्योरेंस एजेंसी में कोई उसका फैमिली या फैमिली मेम्बर है तो उसकी परमिशन या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को देना है. The business of advertising agencies carried out by the member of his family and government servant beside other similar services in such covered under the aforesaid rule, a government servant shall not accept with the previous sanction of the government canvass in support of any such business. किसी भी बिजनेस में सपोर्ट नहीं करेगा जब तक कि गवर्नमेंट का परमिशन वो पहले से नहीं लेगा. मतलब गवर्नमेंट का परमिशन आपको लेकर अगर कुछ गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको परमिशन देना है या नहीं देना है. ठीक है. फिर है पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपटीशन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट कंपनी ETC
विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग दियर प्रोडक्ट। मतलब कोई प्राइवेट एजेंसी है वो कुछ पार्टिसिपेट कर रही है तो क्या आप उसमें भाग ले सकते हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भाग लेने के लिए बोल रही है गवर्नमेंट सर्वेंट को, क्या आप भाग ले सकते हैं? Instance has been noticed that the government servant participate in competition and other social event organized by some private companies and organized with the object of promoting their business interest. Attention in this regard to invited the provision of Rule 15 of the CSS Conduct Rule 1964, which provide inter alia that while the government servant may undertake honorary works or social or charitable nature or take part in sport activity as amateur, it should not be except with the previous sanction of the government engaged directly or indirectly in any trade, business or such take part in the registration, promoting and management of any company, co-society, etc. for commercial purpose। ठीक है। Such event or competition promoted by various private companies can put into different categories. Social events are organized purely with the intention of promote the business interest of the company and competitiveness among the participation is not relevant. Competitiveness among the participant is not relevant। दूसरा, where the competition by the way of games, sports sponsored by private company and the spirit of the competitiveness among the participants are very much evident। The nature of evident refer to the term one, the quite distant from the refer to as latter case। If the competition of the event which remain in forefront and not sponsored and as much such involvement of the private companies as a sponsor cannot be taken as solely for purpose of the promotion of their business interest, government servant may are advised not to take part of any competition or social event referred to item 1 para 2 organized in private company or organization primary objective such only to promote their business activity in their product and without the prior sanction of the government। Such participation without the previous sanction is liable to constitute violation of provision of the Rule 15 of Code of Conduct। However, the participation in event referred to the term second of proceeding para does not require any previous sanction of the government। ठीक है। नेक्स्ट है रूल 15 ऑफ दी CSS कोड कंडक्ट 90 क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। मतलब इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन क्या है रूल 15 के कारण? ठीक है, वो हम देखते हैं। देखिए, रूल 15 ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट 1964, द स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल GSM, the staff side in the National Council GSM has pointed out the official of some department are being prohibited from holding effective office of the government operative societies and has argued that the suitable amendment of Rule 15 1964 official side while holding the no amendment of the rule necessary, however agreed to issue clarification instruction in the matter। Rule 15(1)(c) CSS Code of Conduct rule provide that for previous sanction of the government being taken by the government servant for holding or elective office of any body whether incorporate or not, Rule 15(2)(d) provide that the government servant without prior sanction of the government take part in registration may without prior previous sanction of the government take part। ये रूल 15 में ये दिया है कि वो रजिस्ट्रेशन प्रमोटिंग एंड मैनेजमेंट नॉट इन्वॉल्विंग द होल्डिंग इफेक्टिव ऑफिस of literacy, scientific, charitable society or club or similar organization, the aim of object of which relate to the promotion of sport, cultural and recreation activity registered under the Social Registration Act 1960, any law of such time being in force। Thus there is no bar। इस तरीके के कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इस तरीके का काम है, लिटरेसी वाला काम है, एजुकेशनल वाला काम है, साइंटिफिक वाला काम है, चैरिटेबल वाला काम है, सोसाइटी वाला काम है, तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। एज सच ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग एन इफेक्टिव ऑफिस ऑफ द रूल ओनली प्रोवाइड फॉर प्रीवियस सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट बीइंग टेकन फॉर दिस पर्पज। होल्डिंग ऑफ इफेक्टिव ऑफिस इन ए बॉडी और सोसाइटी कवर्ड अंडर रूल 15(2)(d) जनरली इन्वॉल्व एक्सरसाइज दी सम एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी in that organization subject to the administration authority satisfying itself that this is not interfere any manner with the discharge of official duties by the government servant concerned,
The question of permitting government servant to hold elective office can be considered. तो मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर उस काम का गवर्नमेंट ड्यूटी पर, गवर्नमेंट ऑफिस पर, गवर्नमेंट एफिशिएंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है रूल 15 में कोड ऑफ कंडक्ट की 1964 में कि आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ड्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस चीज़ का, तो वो काम आप कर सकते हैं। The position under the rule as clarified in the preceding para may be kept in view. The Ministry of Department considered the question of the government servant for permission to seek hold effective office in a body society covered under, मतलब आपको परमिशन ले लेनी है, बाकी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखें कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शन टू स्पोर्ट बॉडीज़, मतलब क्या आप स्पोर्ट बॉडीज में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए रूल 16 बताया गया है as the ministry and department are aware, previous sanction of government is required as per rule 15(1) CSS code of conduct 1964 for government servant to hold an effective holding for canvass or candidate for effective office or any body whether incorporate or not under the rule 12 of the CSS code of conduct rule. Previous sanction of government of the prescribed authority also necessary for government servant associating himself with the raising of any fund or other collections in pursuance of any objective, whether it is hardly need to be emphasized that the entirely time to government servant, particularly a senior officer, should be available to government and no activity unconnected with his official duties should be allowed to interfere with the effective discharge of such duty. The need for curbing the tendency on the part of government servant not seek elective office of sport federation, association and national state level has been considered carefully. It has been decided that the following principles should be followed while considering the request of government servant for seeking election to holding effective office in sport federation association. No government servant shall be allowed to hold effective office in any sport association in term of more than 4 years. One term which is less, मतलब more than 4 years, or for one term which is less, while seeking office for the prior permission of government servant to obtain supporting the candidate for any region or election to sport bodies, and government servants should not be indulged with the conducting upcoming government servant. Next, government servants may refrain from raising of fund of the collection from official as well as non-official source of promotion of the sport any level. Prior clearance from the government of India had been obtained in any trade about the connection with work and other activities on any sports federation association. While seeking such clearance, the officer must be indicate the source of funding of the foreign trip, including travel, hospitality and other expense, and when permitted to go, he must go to availing the leave due to the administration him. तो ये सारे रूल, तीनों रूल यहाँ पर दिए हुए 16A, 16B, 16C, तीनों रूलों का यहाँ PDF भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम देखें सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन डिपार्टमेंट अगेंस्ट एक्शन। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, The Honorable Supreme Court in order to passed in 29/11/1960 writ petition 885/94 SS Tiwari versus Union of India and other has directed that disciplinary proceeding to be initiated against the government servant who sublet their accommodation allotted to them by government। मतलब गवर्नमेंट ने जो अकोमोडेशन दिया उसको किसी और को दे रहा है रेंट पे या किराए पे रख रहा है, तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। It also be directed that the finding of director of estimated subletting shall be binding the disciplinary authority of the proposed to intimate the disciplinary proceeding. The relevant extract from the order of Supreme Court is reproduced below. Rule 15A has been inserted under the Central Service Conduct 1964 by the notification dated
16 अगस्त 1996 has published as the government gazetted under the August 1996. It has been set rule under the subletting and vacation of the government accommodation, save as otherwise providing any other law being forced. Government servants shall sublet, lease, or otherwise allow occupation by any other person of the government accommodation which has been allotted to him. A government servant shall, after cancellation and allotment, government's accommodation vacate the same within the time limit prescribed by the allocating authority. It is thus obvious that the government servant who sublet the government accommodation otherwise allow occupation by any other person of the said accommodation that would per the amount of misconduct. Even otherwise, keeping in view of the shortage of government accommodation and now thousands of government employees on wait list for the years together. Even today, according to Mr. Harshandrajit Singh, the wait of is the least certain type of house in 20 years. The subletting of government accommodation by the government servant for gain and gave misconduct. It is for obligation for disciplinary authority in department concerned and intimating decision processing of organized concerned government servant conduct rule 14 of CSS conduct rule 1965. As soon as allotment is cancelled by the director of each state and on the ground of subletting, the regarding subletting shall be binding the disciplinary authority for proposing the initiate of disciplinary proceeding. Once the disciplinary proceedings are entitled, the concern laid down by the CSS CCA rule shall be taken into account. Or since the disciplinary proceeding has many next time देखा all ministry department office are requested to bring above ruling of the Supreme Court to notice all the concerned under their control and ensure that the disciplinary proceeding initiated against the government servant whose case subletting the allotted government residential accommodation has been established by the director of each state. It should be ensured that the such charge sheet are issued immediately in case of where the person likely to retire shortly or those cases may be likely to him. नेक्स्ट हम देखें CSS Code of Conduct Rule 1964 provision of Rule 15 regarding the holding of active office by government servant in cooperative society, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 18वें नंबर का रूल है। As a member of the reference has been received in the department regarding the need of obligation machine by government servant to hold effective office in corporation society other than body, the necessary to reiterate the relevant provision of CSS Code of Conduct Rule 1964 has been felt rule number 15C of the CSS Conduct Rule 1964 provide that no government servant shall, except with the previous sanction of the government, hold an effective office and canvass and candidate for the effective office and anybody incorporated under the Rule 15 to be office servant may or without the previous sanction of the government as part-time price of the per holding effective part-time हो गया. It need to be stressed then that the entire time of the government servant should be available to government and no activity unconnected with his or official duty should be allowed to interfere with the efficient discharge of such duty. All ministries are requested to ensure that the participation of government servant in activity corporate society confirm above provision does not interfere with discharge of his duty. The relevant act and bylaw of the corporate society a request from the government servant to participate in the activities corporate society and other bodies may be also examined while in the view of the provision of the relevant act by law governing the activity of such societies apart from the aforesaid provision and CSS Code of Conduct Rule. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें हैं वो हिंदी में भी बताई थी थोड़ा थोड़ा बोल के,
बाकी इंग्लिश में ही जो जैसे समझ में आया वैसे ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।